आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स, इसकी वर्कशीट नंबर 103 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 मार्च 2022। तो आज की वर्कशीट में आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 का है और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो सर्कल वाले चैप्टर का है। तो दो केस स्टडी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहले हम फर्स्ट वाला क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर नंबर 8 का देखते हैं। ड्यूरिंग मैथ्स एक्टिविटी पीरियड अ मैथ्स टीचर गेव colored paper to a student in the shape of quadrilateral. The teacher asked the student to make a parallelogram by paper folding. एक मैथ्स की एक्टिविटी हो रही थी, तो मैथ्स की टीचर ने क्या किया, कलर्ड पेपर दिए स्टूडेंट को जो क्वाड्रिलेटरल की शेप के थे। ठीक है, अब टीचर ने बोला स्टूडेंट से कि आपको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करके क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:8:13 देन फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स दे रखे हैं, लेकिन वो रेशो में दे रखे हैं, आपको एंगल्स फाइंड खुद से करने हैं। तो जब भी रेशो में दे रखे हो तो एक्स मान लो, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू करते हैं। लेट, तो यहाँ लिखते हैं कि लेट फर्स्ट एंगल को हम मान लेते हैं, रेशो में है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके आगे एक्स लगा के मान लेते हैं। सेकंड एंगल, पहले मैं यहाँ एंगल्स लिख देती हूँ, उसके बाद आगे उनके रेशियोज लिख दूंगी। ठीक है, थर्ड एंगल यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, और एक आपके पास फोर्थ एंगल हो जाएगा। आपको पता है कि चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल 3x है, देन 5x, देन 8x, देन 13x। तो यहाँ लिख लेते हैं 3x 5x 8x, और कितना था, एक था आपके पास 13, तो 13x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इन चारों का जो सम है वो 360 के बराबर होगा। 3x प्लस का 5x प्लस का 8x प्लस का 13x, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360। अब जब आप इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ पर 3 में कितना आप यहाँ पर प्लस करने वाले हैं, 5 तो 8 आएगा, 8 में 8 को प्लस करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में 13 को प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो 29x इज इक्वल्स टू में 360। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, तो 360 डिवाइडेड बाय 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जो ये आपका यहाँ पर है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरा पूरा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 360 जो है वो 29 की टेबल में नहीं आता है। तो पॉइंट में आपका कुछ आंसर आएगा। तो अगर आप 360 को 29 से करेंगे तो 12.41 समथिंग आएगा। ठीक है, तो मैं अप्रोक्स में यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी ले रही हूँ, 12 ले रही हूँ, क्योंकि पॉइंट में तो नहीं हो सकता, तो 12 ले ली। आप एक बार अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि रेशो सारी सेम है, जो क्वेश्चन में लिखी है वही है, या फिर कुछ चेंज है। कई बार मिस प्रिंट भी हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो x हमने यहाँ पर 12 मान लिया है। अब हम फर्स्ट एंगल अपना यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट एंगल है हमारे पास 3x, इसका मतलब यहाँ पर 3 इंटू में 12 कर देंगे। ठीक है, सेकेंड एंगल हमारे पास कितना था, 5x, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 5x है, तो 5 इंटू में 12 कर देंगे। थर्ड एंगल हमारे पास था 8x। अब देखो, अब पता चल जाएगा क्या मिस्टेक है, क्योंकि इन सब का टोटल जो है वो आपका 360 नहीं आएगा, आपने अप्रोक्स में लिया हुआ है, इसीलिए। तो फोर्थ एंगल आपके पास था 13x, तो 13 इंटू में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इंटू में 12 करोगे तो 36 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। अब 12 इंटू में 8 करोगे आप यहाँ पर तो 96 आ जाएगा, और 13 इंटू में 12 करोगे आप यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा आपके पास। अब जब आप इन सबको एक बार प्लस करके देखो, 36 में 60 को प्लस करो, फिर 96 को प्लस करो, फिर 156 को करो, तो 348 टोटल आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इस अप्रॉक्स को चेंज किया है। तो कोई सा भी एक एंगल यहाँ पर चेंज होने वाला है, आप मैम से पूछिएगा अपनी। तो यहाँ 8 की जगह मे बी 9 हो, यहाँ 13 की जगह मे बी 12 हो। ठीक है, तो मैं इसको 9 से सॉल्व कर देती हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप अपनी सब्जेक्ट टीचर से इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर आप 9 कर देंगे तो अब ये 30 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 30 आ जाएगा। तो अब आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर 12 आ जाएगा, एक्स। जैसे ही ये 12 आएगा, आप यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो 8 की जगह यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को जब आप 9 से इंटू करेंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा। अब अगर आप इन सबको प्लस करें, 36 में 60 और फिर 108 प्लस करें, फिर 156 करें, तो आपका टोटल भी 360 आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन को एक बार मैम से कंफर्म कर लीजिएगा कौन सी रेशो में चेंज है। मैंने थर्ड वाली रेशो में चेंज करके किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है,
One of the quadrilateral was in the shape of a parallelogram as shown in the figure. If x and y are respectively the midpoints of the opposite side AD and BC of a parallelogram ABCD, also BX and DY intersect AC at P and Q respectively, show that AP is equals to PQ is equals to QC. अगर आप ध्यान से देखो और आपने रिवीजन करनी शुरू कर दी है तो ये जो क्वेश्चन है ना आपकी एनसीईआरटी का ही है, बस उसको केस स्टडी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देखो यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि जो एक्स और वाई है ना वो मिड पॉइंट है एडी के और बीसी के। तो फिर जब मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। मिड पॉइंट्स में तो यही होता है, ठीक है। और साथ साथ आपको यहाँ शो क्या करना है कि जो ये एपी है इतना, ये इसके बराबर है पीक्यू के और क्यूसी के भी बराबर है, मतलब कि एसी जो है वो ट्राइसेक्ट हो रही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास पैरेललोग्राम है एक एबीसीडी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके यहाँ पास, यहाँ तो गिवन आपको यहाँ पर है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जब ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है तो इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो तो इक्वल होंगी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एडी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए, आपसे क्या कह रहा था, एक्स जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए एक्स जो है वो एडी के बराबर डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम ए एक्स जो है वो डी एक्स के बराबर होगा और रीजन में लिखते हैं एक्स इज द मिड पॉइंट। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का, एडी का। यहाँ तक क्लियर है? जो भी क्वेश्चन में गिवन था अभी सिर्फ उसी को ही मैं यूज कर दूं और कुछ नहीं कर रही। अब देखो जो आपके पास एडी है वो दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक ए एक्स और एक एक्स डी, तो उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ एडी इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस में एक्स डी या डी एक्स, एक ही बात है। अब ये दोनों तो इक्वल थे ना, तो मैं एडी को ये कह सकती हूँ यहाँ पर डी एक्स प्लस का डी एक्स, तो एडी मेरा यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 2dx। इसको आप अपने क्या करो, एक आपको यहाँ पर पता था एडी इज इक्वल टू बीसी, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। अब आप देखो आपको ये भी गिवन था कि y जो है वो आपका क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, है ना। तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पर बी वाई है वो वाई सी के बराबर होगी, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो y इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो बी वाई है वो मेरा सी वाई के बराबर होगा, और जो मेरा पूरा बी सी है वो दो पार्ट्स में बटा है, बी वाई प्लस सी वाई। अब मैंने क्या किया, बी वाई को तो ऐसे ही रहने दिया और सी वाई को भी बी वाई ही लिख दिया, ये बी सी ऐसी है, ठीक है। अब देखो बी सी इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 2by, इसको आप अपनी इक्वेशन 3 मान लो। अब आप यूज करो अपनी तीनों इक्वेशन को, यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी एडी इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या था यहाँ पर, अगर आप देखो तो वो था बीसी, ठीक है। अब एडी जो है वो 2dx है, पहले हम यही लिख देते हैं, एडी इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या था, बीसी। अब एडी के किसके इक्वल था आपके पास, वो था आपके पास 2dx। अब बीसी अभी निकाला है 2by, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से एक चीज निकल के आ गई, dx इज इक्वल्स टू में by, ठीक है। अब आप अपनी फिगर में देखो यहाँ पर dx ये वाली जो पूरी है ये इसके इक्वल आ गई है। तो हमें तो पता है ना कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो जब ये इक्वल है तो पैरेलल भी होंगी, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा है ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि वी नो दैट अ पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel in parallelogram, ठीक है। तो जब ये इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो ये कह सकते हैं कि dx जो है वो पैरेलल होगा by के, इसका मतलब इट मीन्स एक्स बी वाई डी जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गया,
ठीक है। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा पी एक्स है वो किसके पैरेलल होगा, क्यू डी के, क्योंकि जब ये दो लाइंस पैरेलल है तो उनका पार्ट भी पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मतलब, सो पी एक्स जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू डी के। अब आप इस ट्राइंगल की बात करो, ए क्यू और डी, इस वाले ट्राइंगल की, इसको मैं इरेज कर देती हूँ बाकी को जो भी है। तो हम इस ट्राइंगल की बात करें, देखो ए क्यू डी की। ठीक है, तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ एक्स तो मिड पॉइंट था आपका, था ना ए डी का। तो अब यहाँ पर आप इससे ये कह सकते हो कि ए पी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, फ्रॉम ट्राइंगल ए क्यू डी से एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो यहां से हमारा निकल के आ गया कि जो ए पी है वो पी क्यू के बराबर हो गया। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 4 ले ली। उसी तरीके से अगर आप दूसरे ट्राइंगल में देखो, दूसरी साइड पे भी एक ट्राइंगल है, अभी दिखाती हूँ। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल सी पी बी, देखो ये वाला, इसमें वाई मिड पॉइंट था हमारा बी सी का। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि सी क्यू जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी क्यू इज इक्वल्स टू में पी क्यू हो जाएगा। ये इक्वेशन 5 हो गई। बस फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 तो आपके पास क्या आ गया, ए पी जो है वो पी क्यू के भी इक्वल है और सी क्यू के भी, और आपको यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ कंप्लीट आपका ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी का। क्लियर। चलिए अब देखते हैं जो दूसरी केस स्टडी है उसके कैसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर है, 4 medical store are located in Delhi at points A, B, C, and D. Sunny is standing at the center of the circle, passing through A, B, C, and D, and he need to buy some medicine for his ailing mother. He is standing at O, and the diameter of a circular region passing through O make equal angle with the road joining A, B, and C, D. देखो यहाँ कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन, जो इनके डायामीटर्स हैं जो सेंटर से जा रहा है वो एक इक्वल एंगल बना रहा है, मेक इक्वल एंगल विद द रूट। तो ये एंगल्स आपको इक्वल क्वेश्चन में ही गिवन है, ज्वाइनिंग ए बी एंड सी डी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन द मेडिकल स्टोर ए टू बी एंड सी टू डी आर इक्वल। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको ये शो करना है कि जो आपका ए बी है ना वो सी डी के बराबर है, ये आपको शो करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे कैसे, यहीं कर लेते हैं क्योंकि फिगर बनी हुई है तो इजी रहेगा यहीं पर ही करना। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको एक चीज है कि ए ई क्यू, जो ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल दे रखा है, आपको यहाँ पर डी ई क्यू के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गिवन में लिख लेती हूँ कि जो मेरा एंगल ए ई क्यू है वो किसके इक्वल है, एंगल डी ई क्यू के इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब अगर आप देखो अपना एंगल यहाँ पर एल ओ ई, इस वाले एंगल को अगर मैं निकालना चाहूँ तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ एल ई ओ की, तो आपको पता है तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा। ठीक है, ये आपको 90 दे रखा है। तो हम बात करें अगर यहाँ पर इन ट्राइंगल एल ई ओ की, तो इसमें जो आपके पास एंगल होगा, कौन कौन से एंगल होंगे, एक तो एंगल ई एल ओ होगा। ठीक है, प्लस एक एंगल आपके पास होगा एल ई ओ, और एक एंगल आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल ओ ई। इन तीनों का सम 180 होगा। अब ये वाला एंगल तो आपको 90 पता है, इन दोनों को आप ऐसे ही रहने दो। इज इक्वल्स टू में 180। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, अपना एंगल एल ई ओ निकाल सकते हो। वो आ जाएगा आपके पास 180 माइनस का 90 माइनस का एंगल एल ई ओ, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 माइनस का एंगल एल ई ओ। क्लियर है, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला है। अब आपको पता है कि जो आपका एंगल एल ई और यहाँ पर ओ है, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ए ई क्यू लिख सकती हूँ। बात तो इसी एंगल की हो रही है ना, सिर्फ नाम ही तो चेंज हो गया, तो उसको 90 माइनस ए ई क्यू भी लिख सकती हूँ। अब ए ई क्यू जो है वो डी ई क्यू के इक्वल था, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको मैं 90 माइनस क्या लिख सकती हूँ, और डी ई क्यू भी लिख सकती हूँ। ये एल ओ ई की बात चल रही है अभी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो डी ई क्यू इसकी बात हो रही है, इसके इक्वल है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ
MEO लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल LOE इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल MEO। सिर्फ नाम चेंज किया, एंगल तो सेम ही है, ठीक है। अब 90 माइनस MEO अगर मैं इनको हटा दूं यहां से, तो देखो आप जरा 90 माइनस MEO, 90 में से ये वाला है एंगल 90, इसमें से इस एंगल को माइनस करेंगे तो यही वाला एंगल तो बचेगा। ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है आप पे एंगल MOE। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से ये दोनों दोनों एंगल्स को इक्वल निकाल दिया, ठीक है। अब आप बात करो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स ले लो अपने OLE एंड ट्राइंगल OME, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। अब ये दोनों क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक चीज आपको पता ही है कि जो आपका एंगल LEO है वो किसके इक्वल है? एंगल MEO के, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। एक आपने अभी ऊपर निकाल लिया है, LOE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? MOE के। ये प्रूव्ड अबव में आप लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज यहाँ कॉमन है, EO इज इक्वल्स टू EO, ये आपके पास यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास ट्राइंगल है OLE वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल OME के। कौन सी आपके पास यहाँ पर लगी? दो एंगल और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल से हो गया, क्लियर है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा OL है वो किसके इक्वल है? OM के इक्वल है, अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग? CPCT के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब OL जो है वो OM के इक्वल है, तो सेंटर से जब ये इक्वल है तो इन जो आपकी AB है वो तो CD के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.7, क्योंकि थ्योरम 10.7 आपको यही कहती है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है तो वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो थ्योरम 10.7 यहाँ पर लग गई, और आपको फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो शो दैट द रोड AB एंड CD मेक इक्वल एंगल एट सेंटर O ऑफ अ सर्कुलर रीजन। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको शो क्या करना है, क्या प्रूफ करना है सेकेंड क्वेश्चन में आपको, कि जो आपके पास यहाँ पर सेंटर पे एंगल बनने हैं, एंगल LOE जो है वो किसके बराबर होगा? आपके पास एंगल MOE के। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखो ये तो आप यहीं पर ही प्रूफ कर चुके ना, इतना पार्ट यहीं पर ही प्रूफ। तो आप यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हो एंगल LOE जो है वो किसके इक्वल है? एंगल MOE के इक्वल है, और यहाँ पर लिख दोगे प्रूव्ड अबव। आप ऊपर प्रूफ कर चुके हो, क्लियर। ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जो आपकी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 103। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।